सुप्रभात बच्चों। दूसरे अंश में हमने देखा कि किस तरह से धरती जो थी पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे तापमान कम होता गया होगा और फिर वहाँ पर जीव सृष्टि की उत्पत्ति होने लगी। तुम इतिहास जो है वो किताबों में ही पढ़ सकती है, लेकिन जो इतिहास था जब मानव ने प्रगति की, लिखने के साहित्य आए, तब उस समय से हमें इतिहास पता चलने लगा। मगर उसके पहले का जो इतिहास था, जो प्रागैतिहासिक मानव था, इतिहास के पूर्व वाला मानव, तो उस समय लिखने के कोई साधन नहीं थे, इसीलिए उस समय का इतिहास हम आज भी अनभिज्ञ है। हमें आज भी वो इतिहास पता नहीं है। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते। अब ये जो इतिहास है वो कल्पना के आधार पर हम नहीं रच सकते हैं। इतिहास रचने के लिए, इतिहास लिखने के लिए हमें कुछ जो चीज़ें हैं वो उनकी सच्चाई पता होनी बहुत ज़रूरी है। केवल कल्पना के आधार पर, कल्पना शक्ति के आधार पर बैठे बैठे हम कोई भी बात नहीं कह सकते जो इतिहास से जुड़ी हो, क्योंकि इतिहास कल्पना के आधार पर नहीं टिकता है, नहीं चलता है, ना ही लिखा जाता है। इसलिए नेहरू जी कहते हैं कि जैसे हम सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं, मगर हम इतिहास नहीं गढ़ सकते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है, वो इतिहास कैसे हो सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी, भले ही उस समय किताबें ना थी, मगर ये जो हमारा निसर्ग है, ये जो हमारी प्रकृति है, ये उस समय का इतिहास हमें बताती है। और इसीलिए वहाँ पर नेहरू जी ने इस प्रकृति को, इस संसार को किताब कहा है, पुस्तक कहा है। वे कहते हैं ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और कितनी सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। जैसे जंगल, सितारे, नदियाँ, समुद्र, पहाड़, तो इन सब से भी हम इतिहास मालूम कर सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। हमें अगर पुराना इतिहास पता करना है तो हमें इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना ही होगा, क्योंकि इसी के द्वारा हमें सच्चा इतिहास पता हो सकता है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। इसलिए हमें पत्थर और पहाड़ों के पीछे की जो कहानियाँ हैं उनको सोचना है कि वो कैसे बने हैं, तो उनके द्वारा हमें पता चल सकता है ये इतिहास। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, वो शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यह है, तो नेहरू जी कहते हैं कि शर्त केवल ये है कि उस रोड़े की कहानी, उस रोड़े की कहानी क्या है, उस रोड़े को देखकर उसकी जो कहानी है वो हमें पता करनी है, वो हमें पढ़नी है। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए उसके अक्षर पढ़ने पड़ते हैं। जब हम कोई भी ज़बान पढ़ते हैं, कोई भी भाषा पढ़ते हैं, उसके लिए सबसे पहले उसके अक्षर, उसके वर्ण पढ़ने ज़रूरी होते हैं। तो किसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। प्रकृति के जो अक्षर है उनको तुम्हें पढ़ने की कोशिश करनी होगी, तभी तुम उसकी कहानी पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। अगर हम प्रकृति के अक्षर पढ़ पाए तो प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों की जो कहानी है वो हमें आसानी से पता हो सकती है। शायद तुम अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ बतलाता है?
अब हमने एक सुंदर सा गोल चमकीला रोड़ा देखा है। अब उसके तरफ देखकर हम ये भी सोच सकते हैं कि आखिर ये इतना छोटा कैसे बना। तो नेहरू जी कहते हैं यह कैसे गोल चिकना और चमकीला हो गया, इसके खुरदुरे किनारे कहाँ खो गए। जब वो पहाड़ से टूटा होगा तो वो खुरदुरा होगा। अब वो खुरदुरा पत्थर का टुकड़ा, पहाड़ का टुकड़ा, वो इतना गोल चिकना कैसे हो गया। ये भी आश्चर्य की बात है। जब हम समंदर के किनारे रेत में ऐसे गोल चमकीले पत्थर देखते हैं तो सच में आश्चर्य होता है कि आखिर ये इतने सुंदर, इनका आकार, इनका रंग, ये कैसे बना है। तो नेहरू जी आगे बताते हैं, अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो उसका एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा, वो कोई गोल चिकना तो नहीं होगा, और ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला और चिकना गोल हो गया। ये भी सवाल हमारे मन में उठ सकते हैं। तो अगर तुम्हारी आंखें देखें, अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो ये गोल चमकीला चिकना रोड़ा, पत्थर का टुकड़ा, रोड़ा अर्थात पत्थर का टुकड़ा, तो वो हमें अपनी कहानी बता सकता है कि ये इतना गोल चमकीला कैसे हुआ। तो वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, चट्टान से टूटकर नीचे गिरा था, और ठीक उसी टुकड़े की तरह उसके जो किनारे हैं, किनारे और कोने भी थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। अगर जब वो चट्टान से टूटकर गिरा था तो वो खुरदुरा और उसके भी नुकीले कोने थे। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था, पहाड़ के पास पड़ा था, और एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर वहाँ पर उसे कहाँ पहुँचा दिया था, एक छोटे से दरिया में। सबसे पहले वो छोटी घाटी तक ले आया, वहाँ से पहाड़ी नाले ने धकेलकर उसे छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इसी बीच वह दरिया के जो पेंदा था, निचला हिस्सा था, उसमें लुढ़कता रहा कई वर्षों तक। इस तरह से वो घाटी से दरिया में आया और दरिया से ढकेलकर वो छोटे से दरिया से बड़े दरिया में पहुंचा, और कई वर्षों तक वो उसके नीचे पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और लुढ़कने के कारण उसके किनारे दिन पर दिन घिसते गए। वह चिकना और चमकदार हो गया और इस तरह से वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। तो इस तरह से एक पहाड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा यहाँ से वहाँ धकेला जाने के कारण घिसता गया और घिस कर वो इतना गोल और चमकीला बनता गया। किसी वजह दरिया उसे छोड़ गया और उसे तुम पा गई। अगर वह दरिया उसे और आगे लेकर जाता, अब लेखक कहते हैं कि अगर वह दरिया उसे और आगे लेकर जाता और उसे आगे धकेलता तो वो छोटा छोटा होते होते अंत में बालू का, रेत का एक छोटा सा जर्रा बन जाता। जर्रा अर्थात कण। अगर वही गोल चमकीला रोड़ा और काफ़ी दिनों तक अगर उस दरिया में रहता तो वो बालू के किनारे पर जो हम रेत के कण देखते हैं, रेत देखते हैं, तो वो वैसा ही रेत का कण बन जाता। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता जहाँ तुम एक बालू का किनारा बन जाता, और इस तरह से घिस कर कई वर्षों तक घिसने के कारण वो बारीक रेत का कण बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी को कितनी अच्छी तरह से समझाया कि ये गोल चमकीला रोड़ा हम जो देखते हैं समंदर के किनारे, नदी के किनारे, तो ये कैसे बनते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता हमारे चारों तरफ जो फैली है, आश्चर्यजनक चीज़ें जो हमारे सामने फैली हुई है, हमें कितनी बातें मालूम हो सकती है।
तो पंडित जी ने इस तरह से इंदिरा जी को यही समझाया कि ये जो संसार है ये बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ों से भरी पड़ी है, केवल उन्हें पढ़ने की हमें दृष्टि चाहिए। जैसे हेलन केलर ने बताया है कि आंखें होकर भी हम आंख वाले अंधे बन गए हैं, मगर हमें आंख वाला अंधा नहीं बनना है। अपनी दृष्टि खोलकर हमारे जो निसर्ग में, हमारे जो प्रकृति में इतनी सुंदर और आश्चर्यजनक अचरज भरी जो चीज़ें पड़ी है, उन चीज़ों को हमें समझना, देखना और समझना भी चाहिए।